मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को समझा, जिसमें आपको ये समझ में आया कि कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस हैं जिसमें कि रूम टेम्परेचर पर भी आराम से कंडक्शन पॉसिबल है, कंडक्टिविटी पॉसिबल है। और इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनको कितना भी हम हीट कर दें या प्रेशर अप्लाई कर दें, उनसे कभी भी कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। और सेमी कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस हैं जिन पर रूम टेम्परेचर पर ना के बराबर कंडक्टेंस विजिबल होती है, रिफ्लेक्ट आउट होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाई एनर्जेटिकल होकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं और हम उनको सेमी कंडक्टर्स करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा सेमी कंडक्टर्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि सेमी कंडक्टर्स क्या, कितनी तरह के होते हैं। सेमी कंडक्टर्स, कुछ नेचुरल सेमी कंडक्टर्स होते हैं, जैसे आप बोलते हो कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये नेचुरल सेमी कंडक्टर्स हैं। ठीक है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर कंडक्टेंस इनकी नील है ऑलमोस्ट, और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ बॉन्ड्स जो है वो इसके ब्रेक हो जाते हैं, और वो बॉन्ड्स ब्रेक होने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसके लूज हो जाते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी कॉज करते हैं। ये नेचुरल सेमी कंडक्टर्स हैं। और कुछ जो होते हैं वो सब्सटेंसेस जो कि नेचुरली बहुत लो लेवल ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं, या नेचुरली उनके अंदर कंडक्टेंस अच्छी नहीं मिल रही है, सेमी वेरी लो लेवल ऑफ सेमीकंडक्टर है, बट उनमें कुछ सब्सटेंसेस को मिला के उनका जो कंडक्टेंस लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, तो हम उसको बोलते हैं मैन मेड सेमीकंडक्टर्स। तो दो टर्म्स आपके सामने आते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा आपको फ्लो चार्ट में समझाएंगे, उसके बाद फर्दर जो है डायग्रामेटिकली भी उस चीज को क्लियर करेंगे। तो ये आप देखिए, सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक टर्म पहले भी कई बार आया है। इंट्रिंसिक मतलब जन्मजात, अंदर से जो चीज है। तो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। फिजिक्स में भी ये टॉपिक आपको काफी बाद में स्ट्रांगली पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में। इंट्रिंसिक यानी नेचुरल सेमीकंडक्टर्स, दीज आर नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर्स की इटसेल्फ बॉन्डिंग कंडीशंस इतनी वीक है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्री होके अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। दूसरा आता है एक्सट्रिंसिक, यानी कि इसमें कुछ डोपिंग करके, कुछ चीज़ों की मिलावट करके, कोई दूसरे सब्सटेंसेस को मिला के इसको बनाया गया है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में आप कह सकते हो जैसे जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं। जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है। इसमें सिलिकॉन की तो सेमी कंडक्टिविटी, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, लेकिन जर्मेनियम की जो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। तो जर्मेनियम की अगर कंडक्टिविटी बढ़ानी है, इंट्रिंसिक लेवल पर इसकी जो भी सेमी कंडक्टिविटी है वो अगर बढ़ानी है, अब जर्मेनियम या सिलिकॉन को आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि चार वैलेंसी होती है, ग्रुप 14 के मेंबर्स हैं। तो मान लीजिए आप सिलिकॉन की बात करते हैं, तो एक सिलिकॉन से चार सिलिकॉन जुड़े होंगे, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन से ऊपर नीचे सब तरफ सिलिकॉन्स जुड़े हुए हैं। इस तरह से बॉन्ड बन रहा है। एक सिलिकॉन के जो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कॉज कर रहे हैं। तो नॉर्मली ये डायमंड की तरह का एक स्ट्रक्चर हो गया जो टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर है, पर सिलिकॉन का साइज कार्बन से बड़ा है,
तो सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच के जो बॉन्ड होते हैं ये कमजोर होते हैं। तो थोड़ा सा अगर हीट कर लें, अगर इसको हीट करते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है। तो ये बॉन्ड अगर टूट जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी कॉज करते हैं। तो ये स्थिति हो गई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अब अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए हम जर्मेनियम ले रहे हैं, ठीक है, तो जर्मेनियम की बॉन्डिंग कंडीशन भी ऐसी ही होगी, जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, एक जर्मेनियम से 4 जर्मेनियम जुड़ा होगा चारों तरफ, जर्मेनियम जर्मेनियम एटम्स आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से चारों तरफ से जुड़े हुए। जर्मेनियम का एक एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 4 अपने नेबरिंग जर्मेनियम के साथ, ठीक है। लेकिन जर्मेनियम का साइज बड़ा है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की टेंडेंसी है वो इंट्रिंसिक टेंडेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये एक अच्छा सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक अच्छा नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ चीज़ें मिलाते हैं। तो अगर कोई दूसरा सब्सटेंस इसमें डोपिंग कर दी जाए, क्या कर दी जाए, मिलावट, डोपिंग कर दी जाए, तो डोपिंग करने से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जर्मेनियम को मेल्ट किया और मेल्ट करने पे इसके साथ जो है वो फास्फोरस को मिक्स कर दिया या आर्सेनिक को मिक्स कर दिया। जर्मेनियम किस ग्रुप का मेंबर है, 14 ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। तो 14 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और चारों बॉन्डिंग में एंगेज्ड हैं। तो अगर जर्मेनियम के साथ ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की मिक्सिंग कर दी जाए तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। मान लीजिए जर्मेनियम को मेल्ट किया और जर्मेनियम के साथ आर्सेनिक या फास्फोरस को मिक्स कर दिया, ग्रुप 15, तो ये क्या है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है और ये क्या है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको 14-15 एलिमेंट सब्सटेंस भी कह सकते हैं। तो अगर आर्सेनिक मिक्स हो गया तो कहीं कहीं पर आर्सेनिक के एटम्स आ जाएंगे। तो जहां पर आर्सेनिक का एटम आएगा तो आर्सेनिक के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो गए, 1 2 3 4, हर आर्सेनिक पे क्या होगा, मान लो यहाँ भी आर्सेनिक है, यहाँ भी आर्सेनिक है, तो हर आर्सेनिक पे एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और यही इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूवमेंट कॉज करेंगे और इस सब्सटेंस की कंडक्टिविटी को बढ़ा लेंगे। और यहाँ पर ये जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये जो अभी एग्जांपल हमने आपको कोट किया ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का है, यानी आर्सेनिक मिलाया है। अभी मान लीजिए दूसरा हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, दूसरा केस लीजिए, जैसे कि ये जर्मेनियम ही है और जर्मेनियम के एटम्स में यानी ग्रुप 14 के मेंबर में हम इलेक्ट्रॉन कम वाला सब्सटेंस मिला रहे हैं। यानी जर्मेनियम में मान लीजिए आपने गैलियम या इंडियम मिला दिया, गैलियम किसका है, ग्रुप 13 का मेंबर है, तो गैलियम या इंडियम मिला दिया, तो ग्रुप 14 के साथ किसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, ग्रुप 13 की मिक्सिंग कर रहे हैं। ग्रुप 14 के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप 13 के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जर्मेनियम की मिक्सिंग की और बीच में कहीं कहीं क्या आ गया, गैलियम आ गया, ठीक है। अब आप ये समझो कि जहां पे गैलियम आएगा तो गैलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो गैलियम ने यहाँ 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 तो बॉन्ड बना लिया लेकिन यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनाया और अपना जर्मेनियम अपने मोड में चल रहा है, 4-4 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। अब जहां पर बॉन्ड नहीं बना है गैलियम में, तो होता क्या है कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो ये वैलेंसी इसकी यहाँ पर फ्री है, ये जर्मेनियम की वैलेंसी
फ्री है, ये जर्मेनियम की वैलेंसी पूरी नहीं हो पा रही है, 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, ये वाला बॉन्ड समझ लीजिए यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये होल बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, होल। पहले होल कहाँ था, यहाँ था, तो होल यहाँ बन जाएगा। मान लीजिए ऐसे ही ऊपर एक जर्मेनियम का कोई दूसरा एटम है ना, सब्सटेंस तो ऐसे ही अपना बढ़ता ही रहता है, ठीक है। तो अब ये वाले होल को सेटिस्फाई करने के लिए मान लीजिए ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो होल कहाँ बन जाएगा, ये। तो होल मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आपको हमने वीडियो भेजा था उसमें भी समझाया गया होगा। तो इसमें होल मूव्स कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो होल्स के मूवमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, उसका ऑपोजिट है। तो इसमें कंडक्टिविटी कॉज हो रही है होल्स की वजह से, इसमें कंडक्टिविटी किसकी वजह से कॉज हो रही है, होल्स की वजह से। और इसमें कंडक्टिविटी किसकी वजह से कॉज हो रही है, इलेक्ट्रॉन की, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसलिए ये कैसा कंडक्टर है, ये एन टाइप ऑफ कंडक्टर है और ये पी टाइप ऑफ कंडक्टर है। तो समझ में आया। सो दिस वाज अबाउट द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जो कि इंट्रिंसिक जो है वो नेचुरल सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सट्रिंसिक जो है वो मैन मेड सेमीकंडक्टर्स हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। हम्म, तो अब हम इसको स्क्रीन पर देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो दो तरह के हो गए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो नेचुरल हैं और अगर डोपिंग से बना रहे हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज एक्सट्रिंसिक semiconductor, n type of semiconductor and p type of semiconductor. N type of semiconductor are formed by the doping of the materials with the electron rich impurities, और p type semiconductors किससे बनाएंगे, जैसे ग्रुप 14 के मेंबर्स हैं तो उसमें ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को अगर मिक्स करेंगे तो उससे p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा। तो ये देख रहे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बोर्ड पे भी समझाया कि ये परफेक्ट क्रिस्टल मोड है, ये परफेक्ट क्रिस्टल मोड है। और ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है और ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। ये कुछ और भी समझ सकते हैं, जैसे एक तो डोपिंग से बना रहे हैं और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो नेचुरल सेमीकंडक्टर्स हैं, और नेचुरल सेमीकंडक्टर्स बहुत कम मिलते हैं नेचर में। सिलिकॉन और जर्मेनियम कुछ हद तक नेचुरल सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर सेमीकंडक्टर्स बनाना है तो डिफरेंट एलिमेंट्स को मिक्स करके भी हम सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। जैसे जो ग्रुप 14 के मेंबर सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली रीजन ये है कि उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और चारों बॉन्डिंग में इंगेज है। तो अगर हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को, एलिमेंट्स को मिला लें जिनसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एवरेज 4 आ जाते हैं, तो वो भी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ग्रुप 12 के एलिमेंट्स के साथ अगर ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को मिला लिया जाता है तो
ये सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड, मर्क्यूरिक टेल्यूराइड, कैडमियम सिलिसाइड, ये सब जो है 12-16 कंपाउंड्स कहलाएंगे सेमीकंडक्टर्स। इसी तरह से ग्रुप 13 के मेंबर्स जिनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप 15 के मेंबर्स जिनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 और 3 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों पे मिलके हो गए, तो इन एन एवरेज 4-4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ग्रुप 13 के मेंबर्स के साथ अगर एलिमेंट्स के साथ अगर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की मिक्सिंग कर दी जाती है तो भी वो सब्सटेंसेस जो है वो सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये मैन मेड सेमीकंडक्टर्स होंगे। सो दिस इज अबाउट सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आप कुछ ऐसे समझोगे कि वो सब्सटेंसेस जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं या न्यूट्रल रहते हैं, उन बेसिस पर हम सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्लासिफाई करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अगर बात करते हैं हम, तो ये 5 तरह के सब्सटेंसेस जो है वो डिवाइड होते हैं, क्लासिफाई होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। अब आप सबसे आसान सी बात करो कि जैसे सबने मैग्नेट देखा और सबने देखा कि पेपर पिन मैग्नेट की तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रही है। तो पेपर पिन अगर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब पेपर पिन जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर बियर कर रही है। आप बोलोगे कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। बहुत सारे दूसरे भी सब्सटेंसेस हैं जो कि आउटर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रिस्पॉन्सिव होते हैं, अपना रिस्पॉन्स देते हैं, अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं, लेकिन उनका जो अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो हमें नेकेड आई से दिखाई पड़े। लेकिन अगर हम उसको मॉल्टन स्टेट में जज करते हैं या फिर हम बहुत स्ट्रॉन्ग आउटर मैग्नेटिक फील्ड लेके जज करते हैं, तो फिर हम एनालाइज कर सकते हैं कि उस सब्सटेंस का बिहेवियर क्या है। तो ये जो 5 आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरो एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अच्छा, कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक क्यों होता है? कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आपने 9th क्लास में ही पढ़ा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करते हैं तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करते हैं तो अपनी चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक सब्सटेंस के अंदर पता नहीं कितने एटम है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपना अपना घूम रहे हैं और उसकी वजह से उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब अपनी अपनी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक ही डायरेक्शन में जिन इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो वो एक डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड जितने इलेक्ट्रॉन्स का जाएगा, तो हम कहेंगे ये एक मैग्नेटिक डोमेन क्रिएट कर रहा है। कुछ और इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ और होगा, तो हम बोलेंगे ये दूसरा डोमेन है मैग्नेटिक फील्ड का। ऐसे ही किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे डोमेन्स बन जाते हैं। अगर सारे डोमेन्स का अलाइनमेंट आउटर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, तो वो सब्सटेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है? तो पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये 5 कैटेगरी है। अब एक एक करके शॉर्ट में हम इन पांचों के बारे में डिस्कस करें। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं। ये हमने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस हैं जिनका बहुत वीक रिस्पॉन्स होता है आउटर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। वो सब्सटेंसेस जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, ये क्या होंगे? आउटर मैग्नेटिक फील्ड से की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये रिपेल्ड होते हैं। ठीक है? तो ये आउटर मैग्नेटिक फील्ड की से रिपेल्ड होंगे और ये आउटर मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे। अब अगर पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को समझना है, तो
यू शेप की एक ट्यूब लेते हैं। ये यू शेप की ट्यूब में यू शेप की ट्यूब में सब्सटेंस को मेल्ट करके भर रहे हैं और बाहर की तरफ एक आउटर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। अगर सब्सटेंस का लेवल थोड़ा ऊपर उठ गया तो इसका मतलब ये आउटर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड है, और अगर सब्सटेंस का लेवल नीचे की तरफ आ गया इसका मतलब वो आउटर मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड है। तो सब्सटेंस डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है तो आउटर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड है, और अगर रिपेल्ड है तो आउटर मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड है। तो पैरामैग्नेटिक है, और रिपेल्ड है तो डायामैग्नेटिक है। और अगर बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं आउटर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ तो वो सब्सटेंसेस या तो फेरोमैग्नेटिक होते हैं या तो फेरीमैग्नेटिक होते हैं। और वो सब्सटेंसेस जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नॉन रिस्पॉन्सिव होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि बहुत सारे मैग्नेटिक डोमेन्स बन रहे हैं। तो हम लोग पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस समझ रहे थे। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो हो रहे हैं जो सब्सटेंसेस आउटर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं। दे आर अट्रैक्टेड वेरी वीकली। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। अब आता है तीन बचा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये कुछ आप ऐसे समझिए कि फील्ड में बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, जैसे आप खेल रहे हो ग्राउंड में, फील्ड में बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, तो ऐसे ही एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और अपना अपना मैग्नेटिक डोमेन, अपना अपना डायरेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो फील्ड में बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, कोई ऐसे दौड़ रहा है, कोई ऐसे दौड़ रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, सबका अपना अपना डायरेक्शन है, ठीक है। और यहाँ इंस्ट्रक्टर आया, आपके पीटी सर आए, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर आए यानी आउटर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये क्या है, आउटर मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही इंस्ट्रक्टर की विसिल बजी तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इन्होंने अपना पुराना अलाइनमेंट छोड़ के सब जो इनका ऑर्डर था वो अलाइनमेंट फॉलो कर लिया। तो अर्लियर सबका अपना मैग्नेटिक डोमेन था, अपना डायरेक्शन था, लेकिन आउटर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में सबका अलाइनमेंट कैसा हो गया, सबका अलाइनमेंट, सारे मैग्नेटिक डोमेन्स का अलाइनमेंट एक जैसा हो गया। तो ये सब्सटेंस जो है वो आउटर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ
स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेगा। जो आपके निकल, कोबाल्ट, आयरन वगैरह है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। और ये मैग्नेटिक डोमेन्स का डायरेक्शन जो एक डायरेक्शन में हो गया है, अलाइनमेंट हो गया है, ये अगर आउटर मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दी जाए तो भी ये अलाइनमेंट ऐसा ही बना रहेगा। यानी सब्सटेंस अगर एक बार स्ट्रांगली अलाइंड हो गया इन वन डायरेक्शन, फेरोमैग्नेटिक हो गया, तो वो आउटर मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी फेरोमैग्नेटिक बना रहेगा। जो आपके परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जाते हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। फेरी मैग्नेटिक में आप ये समझिए कि बच्चे दौड़ रहे हैं अपनी अपनी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स का अपना अपना मैग्नेटिक डोमेन है। आउटर मैग्नेटिक फील्ड यानी इंस्ट्रक्टर ने विसिल बजाई, लगभग बच्चों ने बात सुन ली, पर होते ना दो चार बदमाश नहीं सुनते बात, तो लगभग मैग्नेटिक डोमेन्स का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो गया अलाइनमेंट, लेकिन कुछ मैग्नेटिक डोमेन्स का अलाइनमेंट अभी भी फॉलो नहीं कर रहा आउटर मैग्नेटिक फील्ड को। तो यानी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट काफी हाई होगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा, इससे कम रहेगा। इसका ज्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा। तो ये फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इंस्ट्रक्टर ने विसिल बजाई, कुछ बच्चों ने एक अलाइनमेंट फॉलो किया, कुछ ने दूसरा अलाइनमेंट फॉलो किया, लेकिन नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैसा हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। वेक्टर समेशन अगर देखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, तो दैट इज कमिंग जीरो। यानी ये सब्सटेंसेस जो है वो आउटर मैग्नेटिक फील्ड से अनअफेक्टेड हैं। ठीक है, ये आउटर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ना अट्रैक्ट होंगे और ना रिपेल होंगे। तो आपने क्या समझा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, आउटर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्ट होते हैं, डायामैग्नेटिक रिपेल्ड होते हैं। फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, जिसमें इसका मेजरमेंट काफी ज्यादा होता है। और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आउटर मैग्नेटिक फील्ड से ना तो अट्रैक्ट होते हैं ना ही रिपेल्ड होते हैं, यानी अनअफेक्टेड रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एक बार हम स्क्रीन पे भी आपको दिखा देते हैं कि क्या डिस्कशंस हैं। तो अब हम स्क्रीन पर आते हैं, और स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये कुछ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ferromagnetic substances strongly attracted by external magnetic field and show permanent magnets, iron, nickel, cobalt, gadolinium, chromium oxide। और अलाइनमेंट, सारे मैग्नेटिक डोमेन्स का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज में जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, डोमेन्स आर अरेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन इक्वल नंबर, एंड नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो इस कैटेगरी का एग्जाम्पल होगा। ये आप देख रहे हैं, अलाइनमेंट, नेट अलाइनमेंट जीरो हो जाएगा। और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमने समझाया कि मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक डोमेन्स आर अलाइंड इन same direction, but few are not following that. So these substances are also attracted towards the outer magnetic field in a very stronger way, but ferromagnetic substances से अगर कंपैरिजन करते हैं तो इनका मैग्नेटिक मूवमेंट इतना अच्छा नहीं होता। और दिस चैप्टर इज नाउ फिनिश्ड। आप लोग एक्सरसाइज पूरी कर लीजिएगा सारी, और जो भी क्वेरीज होंगी उनको आप पूछिएगा। और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए या क्वेरीज के लिए हम थोड़ा सा गूगल मीट पर एक सेशन आपके साथ एक दो दिन में ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो समरी हम एक बार देख लें। हमने अभी ये लास्ट 2-3 दिनों में डिस्कस किया इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, पॉइंट डिफेक्ट डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस किया। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।